इस दौरान जो एडीपी या एटीपी बनती है एडीपी से, उसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। एरोबिक के अंदर ग्लूकोज मुकम्मल टूटती है, एनारोबिक के अंदर मुकम्मल नहीं टूटती। एरोबिक के अंदर ऑलमोस्ट 100% ग्लूकोज के अंदर मौजूद एनर्जी को ले लिया जाता है। ये कौन सी एनर्जी है? ये वो वाली एनर्जी जो प्लांट ने ग्लूकोज बनाते वक्त उसके अंदर रखी थी। लाइट की मौजूदगी में एटीपी बन रही थी, यहाँ ऑक्सीजन की मौजूदगी में। यहाँ पर असल में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है, और माइटोकॉन्ड्रिया एक बैटरी है एंजाइम की। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। मैं हूं मोहम्मद कामरान, और आज हम अपना जो 11th चैप्टर कंटिन्यू किए हुए थे उसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। और इसके सेकंड पार्ट के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और डिस्क्रिप्शन को लाजमी देख लीजिएगा, उसमें आपके लिए हमने शॉर्ट क्वेश्चन रखे हुए हैं। डियर स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ी बातें की थी, और हमने उसमें मेन बात जो की थी, हमने कहा था कि इसके लिए एक पिगमेंट कंटेनिंग डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली चाहिए, और उस ऑर्गेनेली के अंदर यूं सिक्के नुमा एक गुच्छा सा मौजूद होता है मेम्ब्रेन का, और उसके बाद स्ट्रोमा डिटेल स्ट्रक्चर मैं नहीं बता रहा, जो मुझे चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, अब होता क्या था, ये स्ट्रक्चर जो सा है, यहाँ पर आकर लाइट गिरती थी और लाइट रिएक्शन होता था, बता चुका हूँ। और लाइट रिएक्शन के नतीजे में बनने वाली ATP और NADPH यूज़ होती थी इस डार्क रिएक्शन में। यहाँ पर एक डार्क रिएक्शन होता था, और फिर जब ये यूज़ होने के बाद नाकाबिल इस्तेमाल हो जाती थी, दोबारा इसको लाइट एनर्जी की मौजूदगी में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भेज दिया जाता था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन ऑब्वियसली एज नेम इंडिकेट, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ये किसकी मौजूदगी में होगा? लाइट की मौजूदगी में होगा। कहाँ होगा? ये जो हमारे पास ग्रेना, हमारे पास ये क्लस्टर मौजूद है, इसमें इसका रोल होगा, क्लोरोफिल भी ज़रूरी होगा। ओके डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है हमारे पास कि एक्सप्लेन जी स्कीम या फॉस्फोराइलेशन या लाइट रिएक्शन, इस नाम से याद था। बताऊंगा जी स्कीम क्यों कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या होती है। अच्छा देखिए, पिगमेंट हमारे लास्ट जो लेक्चर था उसका हिस्सा था। पिगमेंट क्या करते हैं? गुच्छा बना लेते हैं, इकट्ठे रहते हैं, और जब ये गुच्छा बना लेते हैं ना, ऐसे क्लस्टर बना लेते हैं, ठीक है। ये पिगमेंट मौजूद कहाँ होते हैं? ये थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर मौजूद होते हैं, और ये गुच्छे की शक्ल में रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज फोटोसिस्टम? फोटोसिस्टम क्या होता है? तो वेरी सिंपल, हम कहते हैं कि फोटोसिस्टम सिंपली क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स का जो गुच्छा होता है, क्लस्टर होता है, उसको क्या कहते हैं? फोटोसिस्टम। पिगमेंट कौन से हो सकते हैं? क्लोरोफिल A हो सकता है, क्लोरोफिल B हो सकता है, कैरोटीनॉइड्स हो सकते हैं। ये सारे मैंने अभी आपको, जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर पढ़ा था इसी चैप्टर का, उसमें बता दिया था। ये क्लस्टर की शक्ल में रहते हैं, ठीक है। अब इसको मैं ज़्यादा डिटेल से आपको बताऊं तो इसके अंदर क्या मौजूद होगा? क्लोरोफिल मौजूद होंगे, A भी हो सकते हैं, और कहीं कहीं यहाँ पर कैरोटीनॉइड्स भी मौजूद होंगे, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पर एक जगह ऐसी भी आती है जहाँ पर क्लोरोफिल A के कुछ मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, ठीक है, और साथ में मौजूद होता है PEA, पिया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अच्छा, अब फोटो जो सिस्टम है ना, इसके दो पार्ट होते हैं। एक को आप कहते हैं एंटीना कम्प्लेक्स, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको एंटीना कम्प्लेक्स कहते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, फोटो सिस्टम के दो पार्ट हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक को आप नाम देते हैं एंटीना कम्प्लेक्स, और दूसरे को आप नाम देते हैं रिएक्शन सेंटर, RC, ठीक है।
और इन दोनों को इकट्ठा क्या कहते हैं आप? फोटो सिस्टम कहते हैं। ओके, तो अगर इसको थोड़ा हम डिटेल से देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है सिंपली। अच्छा, फोटो सिस्टम की दो टाइप होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि फोटो सिस्टम की कितनी टाइप्स है। इसको मैं बता देता हूँ, फोटो सिस्टम की दो टाइप्स, जो शॉर्ट आ रहे हैं साथ साथ कवर करवा रहा हूँ, ठीक है, लॉन्ग जब आएगा आपको बताता हूँ। फोटो सिस्टम की दो टाइप हैं, एक कहते हैं फोटो सिस्टम 1 और एक है फोटो सिस्टम 2। इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर वेवलेंथ दैट इज एब्जॉर्ब बाय दिस पिगमेंट। लाइट की जो वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब करते हैं उस बुनियाद पर। जैसे फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं 1 की जगह 680 आना चाहिए, ऐसा नहीं है। फोटो सिस्टम 1 को 1 इसलिए कहा गया, पहले ये डिस्कवर हुआ था, इसके बाद जो डिस्कवर हुआ था हमारे पास वो कौन सा सिस्टम था? दैट वाज फोटो सिस्टम 2। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी दे आर नेम्ड सो। पहली बात, फोटो सिस्टम होता क्या? शॉर्ट क्वेश्चन। फोटो सिस्टम के कंपोनेंट, शॉर्ट क्वेश्चन। एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम होता है लाइट इकट्ठी करना। ये लाइट पड़ रही है, डिफरेंट एंगल से लाइट पड़ती है, जगह जगह से लाइट पड़ती है, और ये सारी लाइट यूं आगे ट्रांसफर कर दी जाती है टू द रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर में सारी लाइट ट्रांसफर हो जाती है। तो ये हमारे पास जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है ये चैनलाइजेशन कर रहा है, चैनलाइज कर रहा है लाइट को, जगह जगह से इकट्ठा करके ये आगे रिएक्शन सेंटर में मौजूद जो हमारे पास क्लोरोफिल ए है उसको क्या कर रहा है? दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन है। तो फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम हमारे पास क्या है? 2 है। अच्छा, अब हम जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बातें करेंगे अपनी, वो हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन के ही एक प्रोसेस के बारे में जिसका नाम क्या है? दैट इज फॉस्फोराइलेशन। जिसमें एटीपी बनानी है। तो फॉस्फोराइलेशन से पहले मैं आपको बता दूं लाइट रिएक्शन का मकसद क्या है। लाइट रिएक्शन का मकसद क्या है? लाइट रिएक्शन करवाया क्यों जाता है? लाइट रिएक्शन करवाया जाता है एटीपी बनाने के लिए और NADPH बनाने के लिए। तो अभी देखते हैं हम कि किस तरह ये सारा प्रोसेस होता है। लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें काफी सारे हमारे पास क्या आते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, फॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे। फॉस्फोराइलेशन सिंपली होता क्या है कि अगर एडीपी में या किसी भी चीज में फॉस्फोरस, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस ऐड हो जाती है तो वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो एडीपी के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस ऐड होती है, वो एटीपी में बदल जाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाती है। इसको फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और अगर ये लाइट की मौजूदगी में हो रही है तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये कहाँ होती है? ये लाइट रिएक्शन के अंदर होती है। फोटो सिस्टम के बारे में डिस्कस हमने किया। फोटो सिस्टम 2 होते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर का होता है और फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको, हो सकता है इस बार एग्जाम में आपको ये आ भी जाए, तो ध्यान से सुनना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये, इसमें तो शॉर्ट क्वेश्चन ही बड़े बनते हैं, साथ साथ क्लियर करवाऊंगा। कंसंट्रेशन आपकी बस इतना होनी चाहिए, जरा ध्यान से देखना है। ओके डियर स्टूडेंट, फोटो सिस्टम के ऊपर सनलाइट पड़ती है। जैसे इस पर सनलाइट पड़ती है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं। एक्साइटमेंट सुना होगा आप। और ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? हाई एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। अच्छा, ये आपके लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। देखो, बोहर मॉडल इंटर पार्ट 1 में भी आपने पढ़ा। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के
एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो जंप कर देते हैं लोअर ऑर्बिट टू दी हायर ऑर्बिट। बिल्कुल उसी तरह जैसे ही सूरज की रोशनी फोटो सिस्टम 2 यानी 680 नैनोमीटर वाले पर पड़ती है तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं और उनको वेलकम करते हैं, रिसीव करते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2। अगर आपको ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नहीं पता तो अभी अभी हमने पीछे इसको डिस्कस किया, दोबारा आप वीडियो पीछे करके उसको देख सकते हैं। ओके, तो ये इसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो बताना जरूरी है, ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। जब लाइट पड़ी थी तो यहां पर स्टेप नंबर 1 हुआ था, इसको कहते हैं एक्साइटेशन। ओके, इसके नतीजे में स्टेप नंबर 3 हमारा ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चले गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास। लेकिन स्टेप नंबर 2 मैंने नहीं बताया, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि वाटर, जिसे हम HOH भी लिखते हैं, लाइट की मौजूदगी में टूट जाता है और आयन बनाता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा तो ये एक एक बनेंगे, 4 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे तो 4 हाइड्रोजन बनेंगे और 4 ही हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। ठीक है, हाँ, इन हाइड्रोक्साइड आयन का क्या होगा ये मैं बता देता हूं। हाइड्रोक्साइड आयन 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, इन पर नेगेटिव चार्ज है, एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन इजाफी है, 4 के पास 4 इलेक्ट्रॉन इजाफी हैं। और फिर जब ये इलेक्ट्रॉन चले गए ये 4 OH रह जाएंगे तो ये दोबारा यहां से 2 पानी के मॉलिक्यूल आपको वापस मिल जाएंगे और ये O एंड O ऑक्सीजन बनेगी, ऑक्सीजन। तो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन आएगी जिसमें हम सांस लेते हैं। ये प्रोसेस कितना जरूरी है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस या फोटोलाइसिस। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फोटोलाइसिस? तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल और द फोटोसिस्टम इज ब्रोकन, टूट जाते। और कितने टूटते हैं, 2 टूटते हैं। मैंने 4 लिखे थे, 2 आपको वापस मिल गया ना। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आया, हमने 2 पानी के मॉलिक्यूल लिए, हमें क्या क्या मिला यहाँ पर, हमें 2 पानी के मॉलिक्यूल से सिंपली हमारे पास जो चीज़ें आती हैं दैट आर सिंपली 4 H+ आयन, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन। ये हमें मिला है सारा कुछ। ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने शो कर दिए, ये ऊपर चले गया हुआ है यहाँ पर। ओके, अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर क्या होता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करते हैं और कैप्चर करने के बाद उसको ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। असल में इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के साथ क्या मौजूद होता है, हमारे पास एक कैरियर्स मौजूद होते हैं। ये फोटो सिस्टम 2 की चीज़ फोटो सिस्टम 1 के पास जानी है और रास्ते में क्या आना है, रास्ते में मुख्तलिफ यहाँ पर आना है हमारे पास प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और उसके साथ प्लास्टोसायानिन। ये कॉपर कंटेनिंग, आयरन कंटेनिंग, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आयरन कंटेनिंग प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। इस तरह पीसी जो हमारे पास प्लास्टोसाइनिन, ये हमारे पास कॉपर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आगे आगे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और ये यहाँ पर आएंगे। लेकिन अभी ब्रेक लगा दें, इस दौरान कुछ हुआ है। क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से छत से नीचे गिर रहे हैं, यहाँ ऊपर से नीचे को आ रहे हैं और इनकी जो एनर्जी है, जब कोई चीज़ हाइट पर होती है उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है और जब वो नीचे को आ रही है तो उसकी एनर्जी आस्ता आस्ता क्या हो रही है, कम हो रही है। जब ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसकी एनर्जी को यूज़ किया जाएगा और सेल के एडीपी को इनऑर्गेनिक फास्फोरस ऐड करने के बाद एटीपी में बदल दिया जाएगा और इसको आप क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज
सिंपली हम इधर कर लेते हैं इसको, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस ऐड करके एटीपी में बदल दिया गया। ये सारा फॉस्फोराइलेशन कहते हैं इसको। तो ये एटीपी का बनना क्या था, हमारे पास फॉस्फोराइलेशन था। अब जैसे इसने लाइट एब्जॉर्ब की थी बिल्कुल उसी तरह हमारे पास ये हमारा स्टेप नंबर 4 यहां पर हो चुका है, जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। यहां से भी लाइट पड़ती है, इसके भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं, इसका भी पिया यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होता है, वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी होल क्रिएट होता है। इधर मैंने होल का जिक्र नहीं किया, लेकिन मैंने बता दिया आपको जैसे लाइट पड़ती है इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, उनकी जगह खाली रह जाती। और असल में वाटर को तोड़ा ही इसलिए गया था कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर जो अभी पानी के टूटने से बने थे इस जगह को फिल कर दिया जाए, क्योंकि ये जो होल होता है ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट होता है, किसी की भी ऑक्सीडेशन कर सकता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी के भी लॉस करवा देगा इलेक्ट्रॉन, उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। असल में आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जिक्र आ रहा हो ना तो आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और बेसिक क्या कहती है, किसी चीज़ में ऑक्सीजन आ रही है तो ऑक्सीडेशन, किसी चीज़ में ऑक्सीजन निकल रही है तो उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। इसी तरह हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो रिडक्शन है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उस चीज़ की क्या हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर किसी के इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसने लिए हैं, जिसके निकले हैं उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, इसलिए ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करवाने वाला किसी की भी। ओके, यहाँ पर भी सेम स्टोरी, लाइट आती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ऊपर चले जाते हैं और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास चले जाते हैं। यहाँ पर भी होल क्रिएट हुआ, लेकिन घबराना नहीं, ये 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहे हैं, ये आकर इसको कवर कर लेंगे। यहाँ पर वाटर की तोड़ने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पर फोटोलाइसिस की जरूरत नहीं है। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे फेराडॉक्सिन को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और उसके बाद एक एंजाइम को NADP रिडक्टेज, और ये NAPD रिडक्टेज क्या करेगा, ये NADP पॉजिटिव के अंदर हाइड्रोजन ऐड करवाएगा, और ये हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, कौन लाएगा इनको, और इसको बदल जाएगा NADPH2 में, NADPH2 के अंदर बदल दिया जाएगा। और ये हाइड्रोजन कौन से वाले होंगे, ये वाले होंगे जो वाटर की ब्रेकडाउन से बने थे, और यहाँ पर आकर NADPH2 बना दिया जाएगा। यहाँ से ये प्रोसेस शुरू होता है और ऊपर नीचे फिर ऐसे, तो ये एक जी सा बनता है अगर आप इसको ऐसे करके देखें ना, इसलिए इसको कहते हैं जी स्कीम। और ये नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर गए, ऊपर से नीचे गए, इधर से आगे और इधर से आगे, यूज खत्म, स्टोरी खत्म, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, 2 हाइड्रोजन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे। ये एक नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इस दौरान जो एडीपी या एटीपी बनती है एडीपी से, उसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब है अगर नॉन साइक्लिक का जिक्र किया जा रहा है तो साइक्लिक भी होता होगा। अच्छा, साइक्लिक कैसे होगा, वेरी इंटरेस्टिंग। जब भी सेल को एटीपी की जरूरत पड़ती है, सेल के अंदर एनर्जी की कमी आ जाती है, तो सेल क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से FAD के पास आते हैं, उनको बजाय कि आगे भेजा जाए, वापस भेज दिया जाता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर से आगे जाने की बजाय यहाँ से वापस साइटोक्रोम से फिर नीचे फोटोसिस्टम 2 के पास। फोटोसिस्टम 1 सिर्फ इन्वॉल्व होगा, नॉन साइक्लिक में फोटोसिस्टम 2 भी 1 भी। साइक्लिक में फोटोसिस्टम 1 होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आगे जाने की बजाय इसमें दोबारा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दे दिए जाते हैं, वहां से फोटोसिस्टम 1 के पास, फिर ऊपर, और यूं ये इतने हिस्से में दोबारा ये प्रोसेस चलता, एटीपी बनती रहती, ज्यादा एटीपी बन जाएगी ना तो फिर इस प्रोसेस को दोबारा नॉन साइक्लिक में क्या कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यूं फॉस्फोराइलेशन की 2 टाइप है, एक नॉन साइक्लिक खत्म, एक साइक्लिक, दोनों में एटीपी बनती है। अच्छा, एक प्रोसेस और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कीमियोस्मोसिस। ये हमारे पास ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हो चुका है, और साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, हमने इसको कर लिया। फिर हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कीमियोस्मोसिस। कीमियोस्मोसिस क्या है, देखें,
ये हमारे पास ग्रेना, ग्रेना के अंदर वाटर टूट रहा है, हाइड्रोजन बनते जा रहे हैं, 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 हाइड्रोजन बनते जा रहे हैं। अंदर मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड पर बहुत ज्यादा हमारे पास क्या मौजूद है, हाइड्रोजन आयन मौजूद है, और बाहर क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है। अंदर हाई है हाइड्रोजन आयन, इधर लो है। डियर स्टूडेंट, यहां पर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम है एटीपी सिंथेस। होता क्या है, ये प्रोटॉन या H पॉजिटिव आयन हाई कंसंट्रेशन से बाहर की तरफ यूं पंप बाहर की तरफ इनको फेंका जाता है। जब इनको बाहर की तरफ फेंका जाता है या हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ ये आते हैं, तो होता क्या है, यहाँ पर ADP को हाई से लो में आते हुए, मैंने आपको पहले बताया एनर्जी चीज़ों की रिलीज होती है, इसको बदल दिया जाएगा किसमें, ATP के अंदर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कीमियोस्मोसिस। ऑस्मोसिस इसमें मेम्ब्रेन शामिल हो, और आपने वाटर के बारे में जिक्र किया था ना, ऑस्मोसिस, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था, उसको देख लीजिएगा, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया हुआ है। और थ्रू परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसमें वाटर, जब कीमी ऑस्मोसिस आ गया तो किसी केमिकल, किसी आयन का जिक्र हो रहा है कि हाई टू लो कंसंट्रेशन वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के डिस्कस करते हैं, और उससे पहले रेस्पिरेशन बहुत ही बार डिस्कस कर चुके हैं हम। इसमें ये ऑपोजिट या उल्ट प्रोसेस है, इन्वर्स प्रोसेस है किसका, फोटोसिंथेसिस का। इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलते हैं प्रोडक्ट के तौर पर, और एनर्जी जिसे एटीपी के तौर पर यूज़ किया जाता है। लेकिन आमतौर पर हम रेस्पिरेशन को मिक्स कर देते हैं। किसके साथ मिक्स करते हैं, ब्रीदिंग के साथ, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन के साथ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ। आप सोच रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखें, जो रेस्पिरेशन है ना, वो क्या है, रेस्पिरेशन में अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट है किससे। हम कहते हैं कि जो रेस्पिरेशन है इसे दो लेवल पर पढ़ा जाता है, एक सेलुलर, और दूसरे नंबर पर जो रेस्पिरेशन है इसे हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म के लिहाज। ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन क्या है, सिंपल गैसेस का एक्सचेंज। ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, ये है जिसको हम समझ बैठते हैं असली वाली रेस्पिरेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें गैस एक्सचेंज हो रही है, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन कुछ और है। सेलुलर रेस्पिरेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, और इसमें क्या होता है, एनर्जी को हासिल किया जाता है किससे, ग्लूकोज। कैसे, इसका ब्रेक डाउन करके, और जिस प्रोसेस के जरिए ग्लूकोज को तोड़ा जाता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। और याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड। और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमारे पास जो पायरुविक एसिड बनता है, सिंपली हम कहते हैं कि C3H4O3, इसके दो मॉलिक्यूल हमारे पास बनते हैं, ये पायरुविक एसिड। इस दौरान ये 2 NADH2 भी बनते हैं, ठीक है। 4 हाइड्रोजन इसमें कम है, अगर आप नोटिस भी करें तो वो इधर आ जाते हैं। अब ये पायरुविक एसिड की किस्मत है कि इसके साथ क्या होगा। हो सकता है इसे ज्यादा सारी या इसको ऑक्सीजन मिले। अब मैं यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं,
इस पायरुविक एसिड के किस्मत में क्या हो सकता है? अगर तो ऑक्सीजन मिली तो इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक इसके नतीजे में हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन जब हमारे पास होती है तो क्या बनता है? सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी। लेकिन अगर ऑक्सीजन ना मिली तो क्या होगा? तो या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी या हमारे पास क्या आएगी? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एनारोबिक में फर्क क्या है? नोट कर लें और डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट क्वेश्चन में मौजूद है, देख लीजिएगा। एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए, एनारोबिक में नहीं चाहिए। एरोबिक के अंदर ग्लूकोज मुकम्मल टूटती है, एनारोबिक के अंदर मुकम्मल नहीं टूटती। एरोबिक के अंदर ऑलमोस्ट 100% ग्लूकोज के अंदर मौजूद एनर्जी को ले लिया जाता है। ये कौन सी एनर्जी है? ये वो वाली एनर्जी जो प्लांट ने ग्लूकोज बनाते वक्त उसके अंदर रखी थी। और एनारोबिक के अंदर सिर्फ 2% एनर्जी। एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, 2% एनर्जी। ओके, अब अल्कोहल के अंदर, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर C2H5OH और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। और लैक्टिक एसिड में आपको क्या मिलता है? C3H6 और उसके साथ साथ O3। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमें भी होती है जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा सप्लाई हमें चाहिए होती है और हम भाग रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, जिम जा रहे होते हैं, कोई भी हेल्दी काम एक्सरसाइज वाला कर रहे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन डिमांड बॉडी की बढ़ जाती है तो खलियाँ पड़ जाती हैं हमें, वो असल में लैक्टिक एसिड होता है। हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ओके, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रिमिटिव जानदार, पुराने जानदार, पहले जानदार इसको एनर्जी के हासिल करने के लिए क्या करते थे? किया करते थे। हाँ, ग्लाइकोलिसिस दोनों केसेस में होती है, ऑक्सीजन हो या ना हो ये तो लाजमी होगी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये भी फॉस्फोराइलेशन है, यानी इसमें भी क्या होगा? ADP में इनऑर्गेनिक फास्फोरस ऐड होगी और ATP में बदलेगा। अभी भी हमने बात की एक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ये भी फॉस्फोराइलेशन है लेकिन इसके साथ आ रहा है ऑक्सीडेटिव। तो इसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में, वो लाइट की मौजूदगी में ATP बन रही थी, यहाँ ऑक्सीजन की मौजूदगी में, यहाँ पर असल में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है। और माइटोकॉन्ड्रिया एक बैटरी है एंजाइम की जो कि क्या करती है? आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज से क्या करती है? एनर्जी निकालती है। तो रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन, कोएंजाइम क्यू है, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स हैं, काफ़ी सारे एंजाइम है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसके लिए चाहिए। डियर स्टूडेंट, उसके अलावा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोग्राफ को कहते हैं फोटो में लाइट मीटर मापना। तो जब कोई पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, किस वेवलेंथ की करता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, वो हमें बताता है कि वो किस वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। डियर स्टूडेंट, रेस्पिरेशन के इस प्रोसेस को हमने बड़ी तफसील से देखा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ग्लाइकोलिसिस कैसे कहते हैं, और इसके अलावा हमारे पास ये सारे, इन दोनों में कंपैरिजन, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, पायरुविक एसिड की हमारे पास फार्मेशन कैसे है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। होपफुली आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।